तो कैल्शियम बोल्ड लेटर में लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब जो तीसरा पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ, बुक में लिखा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के टाइम हमारे पास नोबल गैसेस नहीं थे, हमें उनके बारे में पता नहीं था, जिसको हम बोलते हैं आदर्श गैस। ठीक है बेटा। और वो कौन कौन से थे? हीलियम, जिसको हम लिखते हैं He से, दूसरा नियॉन, जिसको हम Ne से लिखते हैं, तीसरा आर्गॉन, Ar से लिखते हैं, जेनॉन Xe से लिखते हैं, रेडॉन Rn से लिखते हैं। इनके परमाणु क्रमांक कुछ इस प्रकार थे, 2, 10, 18। एक और है बीच में क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जिसको हम Kr से लिखते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 36 है, फिर 54 है, फिर यहाँ पे 86 है। ठीक है बेटा। तो ये उस समय खोजे नहीं गए थे, ये उस समय खोजे नहीं गए थे। मैं बता रहा हूँ आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला थियरी है वो है मेंडलीव्स। हमारा जो अगला थियरी है वो किसके बारे में है? मेंडलीव्स के बारे में है। तो अब ध्यान से समझिएगा, मेंडलीव्स की जो आवर्त सारणी है, उन्होंने क्या कंसिडरेशन किया। जैसे न्यूलैंड ने क्या किया था कि द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखा था और 8-8 के ग्रुप में बनाया था। उन्होंने बोला था कि पहले और 8वें का जो गुणधर्म होगा वो सेम होगा। अब कुछ इसी प्रकार का जो कंसिडरेशन था मेंडलीव का था उस समय। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के समय हमारे पास लगभग 63 तत्व हमें प्राप्त हो गए थे या मिल चुके थे, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। उनके हिसाब से परमाणु द्रव्यमान या तत्व का मूलभूत गुणधर्म, जो गुणधर्म है, आधार मानकर मेंडलीव ने उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित रखा। ठीक है। मतलब अगर उनके बारे में आपको लिखना हो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपको लिखना हो, तो ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है ये मेन उसका डेफिनेशन है। क्या है? कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। ये जो आवर्त फलन होता है इसका मतलब होता है पेरियोडिसिटी। मतलब कोई चीज रिपीट हो रही है एक इंटरवल के बाद। जैसे आपके घड़ी में अगर 2 बज रहे हैं तो एग्जैक्ट 12 घंटे बाद वापस से 2 बजेंगे, सुबह के बज रहे हैं तो दोपहर को 2 बजेंगे, एग्जैक्ट 12 घंटे बाद। और ये आइडिया में मिला कहां से? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से मिला। किससे मिला? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में पहले के बाद जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम थी, रिपीट होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो पीरियोडिसिटी वाला कंसेप्ट था, ये जो आवर्त फलन वाला कंसेप्ट है, ये हमें न्यूलैंड की तरफ से मिला। तो ये हम उसकी विशेषताएं भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने मेंडलीव्स के बाद टोटल 63 एलिमेंट थे, उन्होंने उन तत्वों को द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट किया, उनके आरोही क्रम में इंक्रीज अरेंज करना स्टार्ट किया। बट उससे पहले उन्होंने सारणी बनाने के बारे में कुछ सोचा कि कितने कॉलम होने चाहिए, कितने पीरियड्स होने चाहिए, कितने वर्टिकल कॉलम होने चाहिए, कितने हॉरिजॉन्टल रोज होने चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि उनके पास मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहते हैं। और उनके पास समूह कितने थे? स्टार्टिंग उन्होंने 8 समूह बनाए, जैसे कि आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि 0 लिखा हुआ है ना, तो 8 के बाद 9 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब क्यों आता है बताता हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। और उन्होंने बोला कि 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पे आवर्त कितने हैं आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में कितने समूह थे? स्टार्टिंग में 8 थे और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया था कि न्यूलैंड के समय हमारे पास आदर्श गैसों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल जैसे स्टार्ट हुआ हमें हमारे आदर्श गैसों के बारे में पता चल गया। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है, He मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे नियॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नियॉन है, यहाँ पे आर्गॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्गॉन है, यहाँ पे क्रिप्टॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिप्टॉन है, यहाँ पे जेनॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे जेनॉन है,
यहाँ पे रेडॉन लिखा है, यहाँ पे रेडॉन है। तो उस समय नहीं पता था, लेकिन इस समय पता चल गया। तो इन्होंने सोचा कि अब नवा ग्रुप ऐड करने से अच्छा है मैं यहाँ पे एक ग्रुप ऐड करूं जिसको मैं नाम दूंगा जीरो ग्रुप। तो इसको हम कभी कभी जीरोथ ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हमने और भी नाम दिया हुआ है इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये सारे गैसेस के फॉर्म में है। इनर्ट मतलब क्या होता है, नोबल। तो इसको हमने और एक नाम दे दिया नोबल गैसेस। नोबल वो होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो अपने आप में ही बिजी रहते हैं, मस्त होते हैं एकदम। वो क्यों नोबल है आपको पता होगा, मैंने आपको नवीं कक्षा में पढ़ाया था कि अगर किसी के ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अगर फुलफिल हो जाती है तो वो नोबल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ऑर्बिट में, पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 2n स्क्वायर, ठीक है। उसका मैंने फॉर्मूला बताया था 2n स्क्वायर। तो अगर आपके पास एक ही कवच है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीटली फिल्ड है, वो किसके जैसा बिहेव करेगा, हीलियम के जैसा। अगर आपके पास 2 कवच है और पहले में 2 दूसरे में 8 जितने की चाहिए होते हैं, अगर फुला पूरा भरा हुआ है तो नियॉन की तरह बिहेव करता है। ये सारी चीजें हमें 9वीं में पढ़ी थी। फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट होगा तो हम क्लियर कर देंगे। अब वापस आते हैं हम लोग मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल पे। अब जैसे कि आप देख सक रहे हो कि अब उनके पास कितने समूह हो गए, 9 समूह हो गए, ये जैसे हमने नोबल गैसेस वाला ऐड किया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फाइनल पीरियोडिक टेबल, ये फाइनल आवर्स सारणी नहीं है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये एक कंसेप्ट है जो हमें समझना है और इसी के हेल्प लेके हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी की रचना करते समय मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हुए हाइड्राइड तथा ऑक्साइड यौगिकों के अणुसूत्र या रासायनिक गुणधर्म, उसी प्रकार उनके हाइड्राइड तथा ऑक्साइड इन यौगिकों के द्रवणांक, क्वथनांक और इन घनत्व, इनकी भौतिक गुणधर्मों का विचार किया। मतलब उन्होंने हाइड्रोजन के साथ उन तत्वों को रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ उन तत्वों को रिएक्ट किया, उसके बाद उनके द्रवणांक, क्वथनांक मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ली। वो सारी चीजें कलेक्ट करते रहे। सिर्फ उन्होंने उसको अरेंज ही नहीं किया आरोही क्रम ऑफ द्रव्यमान में, बल्कि ये सारी चीजें भी उन्होंने पढ़ी। ठीक है बेटा, तो जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपको लिखना है आपके नोटबुक में। अब हम आते हैं उनकी विशेषताएं। अच्छा, सोचिए जो है टॉपिक, ये हम करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए कि विशेषताएं क्या है। एक बार आपको विशेषताएं समझ में आ जाएंगी तो आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जो सबसे पहली विशेषता थी, बात को समझने की कोशिश किया कि जो सबसे पहली विशेषता थी वो ये थी कि आवर्त सारणी में, देखिए मैं पहले दूसरा नंबर बता रहा हूं, आवर्त सारणी मेंडलीव ने उस समय तक न खोजे गए तत्वों के लिए कुछ स्थान रिक्त रखे। उसमें से 3 अज्ञात तत्वों को नजदीक के ज्ञात तत्वों के आधार पर एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन ऐसे नाम देकर मेंडलीव ने उसके परमाणु द्रव्यमान को 44, 68, 72 ऐसे दर्शाया। इतना ही नहीं, उनके गुणधर्मों की भी प्रयुक्ति की। कालांतर में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम नाम दिया। ये इनका सबसे पहला विशेषता है। अब जैसा कि मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या बोला कि उनके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो उन्होंने बोरॉन लिया, एल्यूमिनियम लिया, सिलिकॉन लिया। अब उनके जो नीचे के तत्व हैं उनको उस समय नहीं पता थे, तो उन्होंने क्या लिखा, एक का बोरॉन लिख दिया, फिर यहां क्या लिखा, एक का एल्यूमिनियम लिख दिया, यहां क्या लिखा, एक का सिलिकॉन रख दिया और उनके बारे में सारी चीजें बता दी। इन फ्यूचर जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तब उनका नाम रखा गया स्कैंडियम, जिसको हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहां पे लिखा गया है। फिर गैलियम, जिसको हम GA से लिखते हैं। फिर जर्मेनियम। ठीक है बेटा, तो इन सारे जब तत्वों की खोज हुई तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच हुई। तो ये इनकी सबसे पहली विशेषता थी। अब दूसरी बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया। उदाहरणार्थ मतलब उन्होंने सबके परमाणु द्रव्यमानों के बारे में जांच की। उन्होंने पाया कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान सही तरीके से नहीं लिखे गए, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया। तो बेरिलियम का पहले निश्चित किया गया परमाणु द्रव्यमान 14.09 था, वो बदलकर 9.4 किया गया तथा बेरिलियम को बोरॉन के पहले स्थान दिया गया। जैसा अगर आप
कुछ तत्वों को याद कर रखे हो तो आपको पता होगा कि पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद आता है बोरॉन। तो बेरिलियम को पहले रखा गया, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं थी। उसके अलावा मेंडलीव के बारे में और भी हम जानना चाहेंगे कि जब, आपको पता भी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उस समय नोबल गैसेस नहीं थे, लेकिन जैसे नोबल गैसेस है उन्होंने उसके लिए एक प्रॉपर ग्रुप अरेंज करके रखा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं रखा था, परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन इत्यादि निष्क्रिय तत्वों की खोज हुई, तो मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना शून्य समूह का निर्माण किया और उसमें निष्क्रिय तत्वों को उचित स्थान दिया, ठीक है बेटा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये नोबल गैसेस, ये इनर्ट गैसेस यहाँ पे रखे हुए हैं। अब हम थोड़ी समय बात कर रहे थे उनके विशेषताओं के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलिकॉन है, इसके नीचे जर्मेनियम बाद में ढूंढा गया, लेकिन उसके पहले वहां पे क्या लिखा था, इका सिलिकॉन लिखा गया था। और ये एल्यूमिनियम दिख रहा है आपको, इसके नीचे गैलियम लिखा गया है, लेकिन उसके पहले वहां पे क्या लिखा गया था, इका गैलियम लिखा गया था, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस टेबल में, तो यहाँ पे टोटल 9 समूह दिख रहे हैं और 7 आवर्त दिख रहे हैं। और भी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला समूह 2 सब समूहों में डिवाइडेड है, ए और बी, ऐसे 8 के 8 समूह डिवाइडेड है। आप सब देख सकते हो, ए बी ए बी ए बी ए बी, और यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये ए में एक इस साइड है, बी में इस साइड है, ए इस साइड है, बी इस साइड है, ए इस साइड है, बी इस साइड है, ए इस साइड है, बी इस साइड है। इन्होंने अरेंज तो कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये फाइनल पीरियोडिक टेबल नहीं है, तो कुछ मिस्टेक्स तो इसमें से निकलने ही वाले हैं। उस मिस्टेक को हम स्टडी करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फाइनल पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर करेंगे, बट वो मिस्टेक्स क्या थे वो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसका टॉपिक का नाम है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं। आप याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ग्रुप्स बताए, इनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आने वाले पीरियोडिक टेबल में क्या महत्व है वो मैं बताऊंगा। इस बुक में तो नहीं दिया है, बट मैं आपको स्पेसिफिकली उसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। अब जो इनका सबसे पहला विषमताएं थी वो ये थी, कोबाल्ट और निकल, इन तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान क्रमांकों के विषय में मेंडलीव आवर्त सारणी में संदिग्धता थी। संदिग्धता मतलब ये कि अगर कोबाल्ट यहाँ पे है और निकल यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये पीछे का तत्व है या आगे का तत्व है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, निकल का ज्यादा हो, कोबाल्ट का कम। लेकिन हुआ ये कि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज्यादा निकला और निकल का परमाणु द्रव्यमान कम निकला, तो इससे एक विषमताएं पैदा हो गई। यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस है बट मैच नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड था, मेंडलीव आवर्त सारणी में प्रतिपादन करने के बहुत समय बाद समस्थानिकों की खोज हुई। अब हम जानेंगे समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक ये हम पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जब परमाणु, किसी तत्व में परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की खोज जब भी हुई, तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जैसे आप देख सकते हो कि पहले में इसका परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में भी 1, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान चेंज होते जा रहे हैं। तो पहले वाले को तो हमने हाइड्रोजन बोल दिया या प्रोटियम बोल सकते हैं, दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया ड्यूटेरियम, तीसरे वाले को नाम दे दिया हमने ट्रिटियम। तो जब ऐसे ही समस्थानिक की हमें खोज हो गई, तो हमें पता है कि हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आरोही क्रम किसके है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो आगे आगे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। तो अगर हमारे पास समस्थानिक है, तो समस्थानिकों के लिए पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन की 3 तत्व बन जाते, फिर एक हाइड्रोजन होता, एक ड्यूटेरियम होता और एक ट्रिटियम होता, जो कि पॉसिबल नहीं था, ठीक है।
तो यहाँ पे समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें मेंडलीय आवर्त सारणी में स्थान किस तरह दिया जाए, एक बड़ी चुनौती बनी रही। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन का स्थान सबसे कंट्रोवर्शियल है ये। हाइड्रोजन का स्थान कहाँ होगा, धातु के साइड होगा, अधातु के साइड होगा, ये कंफर्म नहीं था, क्योंकि जब हाइड्रोजन अधातु के साथ में होता है तो धातु जैसा बिहेव करता है, और जब धातु के साथ होता है तो अधातु जैसा बिहेव करता है। जैसे समूह 7 में हम आते हैं। समूह 7 में आपको दिख जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। आपको मैंने पहले बताया है इन फैमिली को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन फैमिली। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन इनके अणुसूत्र भी इसी प्रकार है। तो उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातुओं समूह 1 इनके रासायनिक गुणधर्मों में समानता है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये ग्रुप 1 में ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्षारीय धातु है। तो अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब उसका फॉर्मूला बनता है तो हाइड्रोजन जैसा बन रहा है, और जब रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात आती है तो क्षारीय समूह के जैसे रासायनिक परिवर्तन दिखाया। तो इसी वजह से इसका जो पोजीशन था पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं हो पाया। तो ये इसके कुछ विषमताएं थी जो हम मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। इसके अलावा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं दी। अब जैसे आपको पता ही है कि ये जो पैटर्न था 100% करेक्ट नहीं था, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली थी। तो दिक्कत दिखाई देने लगेगी, कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे चीजें स्टॉप हो जा रही है, कहीं कहीं पे चीजें कम हो जा रही है। अब वापस आते हैं सूची में। अब आपको बताना है कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या है। जैसा कि ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव आवर्त सारणी में अनेक स्थान रिक्त रखे गए हैं, उसमें से कुछ स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान दर्शाए गए हैं। दिए गए 3 परमाणु द्रव्यमान, उनके समूह और आवर्त सहित बताइए। तो अगर आपको ध्यान होगा तो यही उसका उत्तर है। ठीक है। कुछ तत्वों के नाम अनिश्चित होने के कारण उनके संकेत के पहले प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं, ऐसे संकेत बताइए। तो उसका भी उत्तर वही है। समझ बात। तो वापस पहला देखते, कुछ उनमें से कुछ स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान दर्शाया गया 3 परमाणुओं के समूह आवर्त। तो ये आप बुक से आपका जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उसमें से भी ढूंढ सकते हो, और इसका उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया। अब आपके लिए होमवर्क है जो आपको करना है मेंडली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, कि मेंडलीज पीरियोडिक आवर्त सारणी का उपयोग किए गए तत्वों के ऑक्साइड के अणुसूत्र क्या होंगे, लिखिए। मेंडलीव आवर्त सारणी का उपयोग करके नीचे दिए गए तत्वों के हाइड्रोजन के साथ तैयार किए गए यौगिकों के अणुसूत्र क्या होंगे, लिखिए। तो ये आपको लिखना है, उत्तर करना है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि मेंडलीज पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या रिलेशन है। क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ने वाले हैं उसका कुछ लिंक है हमारे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के साथ, या किस तरीके से मेंडलीज पीरियोडिक टेबल ने हेल्प किया हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करने के लिए। तो बच्चों, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आपको अच्छे से करना है। कुछ भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू।